वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 17 के अंदर आज हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एसआई लेसन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स एसआई लेसन की केमिकल रिएक्शन क्या है, उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है। उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। लुईस एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन एसिड हेलाइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ होती है तो मोनोएसाइलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट पे एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब पूरी केमिकल रिएक्शन को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे जो सबस्ट्रेट है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, जहां पे ड्यूरिंग रिएक्शन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होके वहां पे एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होके वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जहां तक बात है एसाइलेटिंग रिएजेंट की, तो इस केमिकल रिएक्शन में या तो एसिड हेलाइड या तो फिर एसिड एनहाइड्राइड को एज ए एसिलेटिंग रिएजेंट यूज किया जाता है। और एसिलेटिंग रिएजेंट हम उसे कहते हैं जो सिस्टम को एसाइल ग्रुप प्रोवाइड करता है। जहां तक बात है लुईस एसिड कैटालिसिस, तो ये रिएक्शन भी जो फ्रेड क्राफ्ट अल्कालिस है उससे बहुत सारी सिमिलरिटी दिखाती है। तो यहाँ पे भी मेटल हेलाइड यूज किया जाता है और जनरल केस के अंदर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को एज ए लुईस एसिड कैटेलिस्ट यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ से जनरेट होने वाला है बाय हेल्प ऑफ लुईस एसिड कैटेलाइज, और वो सबस्ट्रेट का हाइड्रोजन का जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसका हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि ये रिएक्शन भी फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन से बहुत सिमिलरिटी वहां पे दिखाता है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है वहां पे ग्रुप का अटैचमेंट, यहाँ पे एसएल ग्रुप का अटैचमेंट होता है और अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है प्रोडक्ट के अंदर। अब बात करते हैं जो सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी सॉल्वेंट नाइट्रोबेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, मिथिलीन क्लोराइड, इवन मिथिल डाइक्लोराइड भी कह सकते हो, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। अब नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। इवन आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टोल्यूइन जैसे कंपाउंड ले सकते हैं। एराइल हेलाइड यूज कर सकते हैं। एराइल एमाइंस, फिनॉल जैसे एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने कॉमन रिएक्शन दे रखी है बेंजीन की एसाइल एसिड हेलाइड के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटालाइज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वहां पे एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है बेंजीन पे, जिसे हम मोनो एसाइलेटेड प्रोडक्ट पे कह सकते हैं। यानी कि इस प्रोडक्ट को हम एराइल एसाइल भी कह सकते हैं। जहां पे बाय प्रोडक्ट की बात है तो यहाँ पे अल्काइलेशन के जैसे यहाँ आपको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आपको HCl मिलेगी। तो अब मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स की मैकेनिज्म पॉसिबल होती है, डिपेंडिंग वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो एसिलेटिंग रीजन है, मान लो कि वो एसिड क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड है, तो उस केस के अंदर दो जो प्रोबेबल मैकेनिज्म है उसकी डिस्कशन करते हैं। पहले जो मैकेनिज्म उस केस की हम बात करते हैं जहां पे फ्री एसाइल केटाइन का फॉर्मेशन होता है। फ्री एसाइल केटाइन का फॉर्मेशन कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आपका जो एसिड क्लोराइड है वो स्टेरिकली इंटरेट है। जो स्टेरिकली इंटरेट तो उस केस में वहां पे फ्री एसाइल केटाइन का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे भी बहुत सारे रीजन जहां पे फ्री एसाइल केटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो उस मैकेनिज्म की हम डिस्कशन करते हैं। तो उस मैकेनिज्म में होता है क्या है, तो सबसे पहले जो लुईस एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड में से स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कैसे होता है, जहां पे एसिड क्लोराइड आपका लुईस बेस है और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो आपका लुईस एसिड है, तो वहां पर लुईस बेस फर्स्ट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वहां पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, जहां पे
जो पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन पे जनरेट होता है, क्योंकि वो वहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर लॉस करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एल्यूमिनियम पे जनरेट होता है, क्योंकि वो उसने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। इमीडिएटली CCl बॉन्ड है उसकी जो पोलैरिटी है वो वहां पे बढ़ जाएगी, उसकी जो वीकनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होते हैं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो इमीडिएटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी क्लोरीन एटम पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे जनरेट होगा, जिसे हम एसिलियम आयन कहते हैं। तो एसिलियम आयन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, आप देख सकते हैं। तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जो अंश से इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जनरेट होगा, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये। और वहां पे जो AlCl4 है वो आपका लुईस बेस जनरेट होगा। अब क्वेश्चन ये है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन से अटैक करेगा बेंजीन पे या तो ऑक्सीजन से। तो याद रहना चाहिए, ऑक्सीजन ने अपनी एक अंश से इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी गवा चुका है, तो दूसरी अंश से इलेक्ट्रॉन पेयर कभी गवाता नहीं है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन की 3 वैलेंस ही पॉसिबल है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफिल की अटैक है वो कार्बन से ही पॉसिबल होगा। तो सेकंड स्टेप जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइन स्टेप है, जहां पे स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, यानी आप ये भी कैसे बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, और बेंजीन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए तो ये स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होके वहां पे वो जुड़ने की कोशिश करता है आपका एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो जिस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन गंवाए वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और आगे अगेन ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, अगेन वहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दोनों के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस रेंज में, क्योंकि कॉन्जुगेट सिस्टम वहां पे नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं, और ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसे एरिनियम या आयन या तो फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। जहां तक बात है थर्ड स्टेप की, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि वहां पे बेंजीन अपनी जो एरोमेटिसिटी है वो रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन है वो लुईस बेस की प्रेजेंस में सिस्टम में से निकलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो क्लोरीन है बॉन्ड की दोनों इलेक्ट्रोड डेंसिटी लेके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है बेंजीन पे से, और डेट टाइम जो दो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रोड डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करने के कारण वो एक स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, एराइल एसिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। जहां तक बात है HCl, वो आपकी बाय प्रोडक्ट है, और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो आपका लुईस एसिड कैटालाइज है, जो एसिड फॉर्म में आपको वापस मिल जाता है। तो अब बात करते हैं उस केस में जब आपका एसाइल केटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, जहां पे 1J1 कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में याद रहना चाहिए, आपका जो एसिड क्लोराइड वो स्टेरिकली हिंड्रेट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो ऑक्सीजन है वहां से वो लुईस एसिड को अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा, वहां से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं, जो अंश से इलेक्ट्रॉन पेयर है एक, वो अपनी गंवा कर जो लुईस एसिड को देता है, वो वहां पे इंटरमीडिएट 1J1 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, जो कार्बन ऑक्सीजन है उसके साथ वहां पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इमीडिएटली वहां पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के कंपेयर में, तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन शिफ्ट होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रल चार्ज हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पर जनरेट होता है। तो यहीं से यही आपका अटैकिंग स्पेसिस होगा, या कह सकते हैं आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा इसी फॉर्म में, और इसी फॉर्म में वो बेंजीन पे अटैक करके वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहां पे देगी, यानी कि इस केस के अंदर स्लाइटली वन मोर देन 1 मोल वहां पे जो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, याद रहना चाहिए स्लाइटली 1 मोल, मोर देन 1 मोल कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करते हैं जिस केस के अंदर जब आपका जो एसिड एनाइड्राइड है वो आपका एसिलेटिंग रिएजेंट यूज किया जाता है, तो उस केस में याद रहना चाहिए स्लाइटली मोर देन 2 मोल्स ऑफ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वहां पे 1 मोल तो वहां पे इन लिबरेटिंग
एसाइल क्लोराइड में यूज हो जाता है, और जो अनदर मोल है वो वहां पे कॉम्प्लेक्स विद प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मोर देन 2 मोल आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कैटेलिस्ट की। या तो आप ये कह सकते हैं कि अल्काइलेशन के कंपेयर में एसाइलेशन रिएक्शन में जो कैटेलिस्ट की अमाउंट है वो स्लाइटली थोड़ी ज्यादा यूज की जाती है। डिपेंड करता है वो रिएक्शन कंडीशन पे। अगर आपने एसिलेटिक रिएजन है तो वहां पे मोर देन 1 मोल यूज किया जाता है। अगर आपका एसिलेटिक रिएजन एसिड एनाइट्राइड है तो उस केस में याद रहना चाहिए स्लाइटली मोर देन 2 मोल्स ऑफ कैटलिस्ट वहां पे यूज किया जाता है, या तो ये कैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो जो अब एसिड एनाइट्रेट हम यूज करते हैं तो उस केस में भी फर्स्ट तो वहां पे एसाइल क्लोराइड ही वहां पे जनरेट होता है, और एसाइल क्लोराइड वहां पे अगेन वहां पे इलेक्ट्रोफाइल वहां पे प्रोड्यूस कर, जहां पे जो कार्बोनिल ऑक्सीजन उसके साथ जो इंटरमीडिएट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है आपका लुईस एसिड कैटेलाइज, और वहां से ही वो प्रोडक्ट पे अटैक करके वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। आप याद रखना है आपकी जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो मोनो एसिलेटेड प्रोडक्ट ही होगी। अब बात करते हैं जब बेंजीन रिंग पे कोई एक्टिविटी ग्रुप है, एक्टिविटी ग्रुप सच एज अल्काइल, अल्कोक्सी, हैलोजन, एसिडो, तो उस केस में वो इजीली एसिलेटेड प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि उस केस में इजीली एसिलेशन प्रोसेस वो देते हैं। बल्कि अगर मान लो आपके एरोमेटिक कंपाउंड पर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या तो फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उस केस में वो इजीली एसिलेटेड नहीं होते, यानी कि इजीली एसिलेशन प्रोसेस देते नहीं है। अगर मान लो कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड में कोई एक्टिविटी ग्रुप है, या तो आप कह सकते हो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है, और उस केस में आप एसाइलेशन करते हैं, तो याद रखना चाहिए जो नया ग्रुप जुड़ने वाला है एसाइल ग्रुप वो पैरा पोजीशन में ही एंटर होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर जो नया ग्रुप है वो पैरा पोजीशन में ही अटैक होगा जिस समय आपके एरोमेटिक कंपाउंड में ऑलरेडी कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है और वो एसाइलेशन प्रोसेस देती है। अब बात करते हैं हम थोड़ी जो जहां पे जो डिफरेंस की बात करते हैं एसाइलेशन अल्काइलेशन के कंपेयर में, तो अल्काइलेशन डिफरेंस फ्रॉम एसाइलेशन डिफर्स फ्रॉम द अल्काइलेशन इन फॉलोइंग। किन किन बातों में आपकी जो एसाइलेशन प्रोसेस है वो अल्काइलेशन से डिफरेंट पड़ती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की जो कैटलिस्ट की अमाउंट की है, तो वहां पे डिफरेंस हो क्योंकि स्लाइटली वहां पे ज्यादा यूज किया जाता है कैटलिस्ट को एसाइलेशन के अंदर। ओके, अब दूसरी बात है सिंस एसाइल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, यानी कि आपका एसाइल ग्रुप है वो डीएक्टिवेट होता है जिसके कारण वहां पे पॉली अल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं अल्काइलेशन के अंदर जो अल्काइल ग्रुप जब सिस्टम में एंटर होता है तो अल्काइल ग्रुप वो एक्टिव ग्रुप होता है जिसके कारण जो बेंजीन की जो इलेक्ट्रो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, जिसके कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की कोशिश करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन, जिसे हम पॉली अल्काइलेशन कहते हैं। पॉली अल्काइलेशन में डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकती है। बट एसाइलेशन के अंदर हमें मालूम है जो ड्यूरिंग एसाइलेशन जब एसाइल ग्रुप सिस्टम में एंटर होता है तो एसाइल ग्रुप डीएक्टिवेट ग्रुप होता है, जिसके कारण ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का ही ऑलवेज फॉर्मेशन होगा। तो डीएक्टिवेट होने के कारण वो क्या होगा, बेंजीन की जो इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो डिक्रीज करता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक करना है वो वहां पे उसका जो नेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो वहां पे पॉली अल्काइलेशन नहीं होता है, या तो कैसे पे डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। हमें मालूम है अल्काइलेशन में तो रीअरेंजमेंट प्रोसेस होती है जिसके कारण वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया है आपने बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटेलाइज एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वहां पे 2 टाइप्स की प्रोडक्ट होगी, एक तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एक एन प्रोपाइल बेंजीन। जो आपकी एन प्रोपाइल बेंजीन प्रोडक्ट वो माइनर होगी और ये मेजर होगी क्योंकि वहां पे
1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के कारण वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण वहां पे दो टाइप्स की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बट एसाइलेशन में तो एसाइलेशन में मालूम है ये जो एसाइल ग्रुप है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है इसी जो कार्बोनिल ऑक्सीजन वहां पे ही वो स्टेबल रहता है, वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट नहीं होता। इसलिए वहां पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि आप आप ये कहते एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहां पे, इसलिए वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता एसाइलेशन के अंदर। अब बात करते हैं, इसलिए हम इसके आधार पे हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेट चेन अल्काइल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चाहिए तो उस समय एसाइलेशन रिएक्शन ही हम यूज करेंगे, अल्काइलेशन रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अल्काइलेशन में तो दो टाइप्स की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, जहां पे ये जो प्रोडक्ट है आपकी जो आइसोप्रोपाइल, वहां पे रीअरेंजमेंट होने के कारण ये प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी, यानी कि स्ट्रेट चेन अल्काइल की प्रोडक्ट आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। तो आपको याद रहना चाहिए, अगर आपको स्ट्रेट चेन अल्काइल की प्रोडक्ट चाहिए तो उस केस में एसाइलेशन ही आपको प्रोसेस करनी होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे हमने एसएलएडी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की है, तो वहां पे इजीली एसएल ग्रुप के अटैचमेंट होगा। तो एसएल ग्रुप के अटैचमेंट आप देख सकते हो। अब इसकी आगे की प्रोसेस की बात करें, अगर हम क्लेमेंट्स रिडक्शन करते हैं तो वहां पे कार्बोनिल ग्रुप का मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आप देख सकते इजीली स्ट्रेट चेन अल्काइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ओनली प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन से ही पॉसिबल होता है, जहां पे आगे उसकी क्लेमेंस रिडक्शन करके हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। अल्काइलेशन में ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि वो हमारी माइनर प्रोडक्ट होगी, इसलिए। अब एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में ये रिएक्शन काफी यूजफुल रिएक्शन है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड के सिंथेसिस में। तो बेंजीन की यहाँ पे C6H5Cl2 बेंजाइल क्लोराइड के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका अल्कालिटिक रिएजेंट है, ये फ्रेल का अल्काइल रिएक्शन है, ये आपका लुईस एसिड कैटालाइज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करके इजीली वहां पे डाइफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन देगी। अब बात के सेकंड रिएक्शन की, बेंजीन की CHCl3, तो ये आपका अल्काइलेटेड रिएजन होगा, ये आपका लुईस एसिड कैटालाइज, ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यानी कि 3 बार यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके यहाँ पे बेंजीन से जुड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि 3 मोल हमने यहाँ पे बेंजीन ले रखा है। तो आप देख सकते हैं जस्ट लाइक ट्राइफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप की हम ग्रुप टेस्ट करते हैं बेंजीन के लिए, नेप्थेन के लिए, एंथ्रेसिन के लिए, टोल्यूइन के लिए, तो उस केस में जस्ट यही रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे 3 बार इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होके वो सबस्ट्रेट के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर 3 बार वहां पे जुड़ जाता है, 3 फिनाइल जुड़ती है। जबकि हम कलर की बात करते हैं तो बेंजीन और टोल्यूइन के केस में हमें वहां पे ऑरेंज रेड कलर मिलता है, और नेप्थलीन के केस में हमें वहां पे ब्लूइश ग्रीन कलर मिलता है, और एंथ्रेसिन के केस में हमें वहां पे ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है। तो आप इसे हाइड्रोकार्बन ग्रुप टेस्ट कंसिडर कर सकते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है। अब बात करें तीसरी रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड अगेन बेंजाइल, तो एक आपका सबस्ट्रेट होगा, एक आपका अल्काइलेटेड रिएजेंट होगा। तो एक बार वहां पे जुड़ने के कारण वहां पे एसिड सिस्टम जनरेट, उस बार अगेन फिर बाद में फिर से ये आपका वहां पे अल्काइलेटेड रिएजेंट बन जाएगा, और ये आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के यहाँ पे जुड़ जाएगा, और आपको 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रेसिन का फॉर्मेशन, जिसका ऑक्सीडेशन करके वहां पे एंथ्रेसिन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब बात करते हैं इस रिएक्शन की, जहां पे इस दोनों टाइप सबस्ट्रेट है, ये आपका अल्काइलेटेड रिएजेंट पहले यहाँ से निकल के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बाद में यहाँ से निकल के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ से जुड़ जाएगा और डाइबेंजल का फॉर्मेशन होगा। या ऑक्सैलिक क्लोराइड जो आपका एसिलेटिंग रिएजेंट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ से H हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके आपको वहां पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के याद रहना चाहिए, यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दोनों साइड से यहाँ से जुड़ के आपको एसी एसी नेप्थाकिनोन का फॉर्मेशन देगा, 7-8 एसी नेप्थाकिनोन का फॉर्मेशन देगा, जिसका क्लेमेंस रिडक्शन करके वहां पे एसी नेप्थिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि दोनों जो
CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, उसका मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा। अब कीटोन कीटोन जो है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए भी ये जो रिएक्शन है काफी यूजफुल है। तो बेंजीन की RCOCl के साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जो नाइट्रोबेंजीन है वो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो यहाँ से एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन बाय हेल्प ऑफ लुईस एसिड है, और हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे आपको मोनोएसिलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पे देगा। सेकंड रिएक्शन में बेंजीन की C6H5CH2COCl के साथ अगर केमिकल रिएक्शन होते हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे मोनोएसिलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का बेंजाइल फिनाइल कीटोन का फॉर्मेशन देगी। टोलिन की बात करते थे, जब टोलिन की हम फ्रीडल क्रैब एसिलेशन रिएक्शन करते हैं तो एक्टिविटी ग्रुप है, एक्टिविटी ग्रुप होने के कारण ये आपको प्रोडक्ट वहां पे देगी। जो जुड़ने वाला ऐसा ग्रुप है 100% वो पैरा पोजीशन में एंटर होगी, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर ऑर्थो पोजीशन में वो एंटर नहीं होगी, तो पैरा पोजीशन में ऐसा ग्रुप के अटैचमेंट होगा, तो पैरा टोलाइल एसिडोफिनोन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की, तो फोर्थ रिएक्शन है यहाँ ये आपका एसिलेटिंग पार्ट होगा। ये जो बेंजीन का हाइड्रोजन है ये पार्ट जो है वो आपका सबस्ट्रेट होगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए, वो यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके एक साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहेंगे 1 हाइड्रिनडोन कहेंगे। हम बात करें रिएक्शन नंबर 5 की, तो अगेन यहाँ पे आपका जो COCH3 ग्रुप है वो आपका सॉरी ये आपका जो नेप्थेलिन है वो आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका एसिलेटिंग ग्रुप है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। CH2 से मिथिल डाइक्लोराइड आपका वहां पे सॉल्वेंट है, तो यहाँ से स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेसिलिटी होगी, या तो इस पोजीशन में एंटर होगी या तो सेकंड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन जिसे कहते हैं 2 नेप्थाइल मिथाइल कीटोन, अगर 1 पोजीशन में एंटर होता है तो 1 नेप्थाइल मिथाइल कीटोन इसे कहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, या तो क्या साइक्लेशन रिएक्शन से कहते हैं, या तो कह सकते अगर आपके मॉलिक्यूल में एक नई रिंग जुड़नी है तो उस केस की बात करेंगे, वहां भी ये रिएक्शन काफी यूज किया जाता है एसाइलेशन। तो यहाँ पे ये अल्काइलेशन रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH2 यहाँ से स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके जुड़ जाएगी, एक साइक्लिक सिस्टम यहाँ पे देती है, तो टेट्रालिंग एक नई रिंग वहां पे जुड़ जाती है। अगेन यहाँ से स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करके जुड़ जाएगी, और अगेन यहाँ से स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके यहाँ का हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके एक नई रिंग जुड़ जाएगी 1,4-डाइमिथाइल टेट्रालिन का। अब सक्सेन लेंगे एनाइट्राइड, जो अपना एसिलेटिंग रिएजेंट है, यहाँ से लुईस एसिड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से सिस्टम ब्रेक होके यहाँ से COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से वो सिस्टम से यहाँ से जुड़ जाएगा, जुड़ के वहां पे जस्ट इस बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, बीटा इस सिस्टम को बेंजोइल कहते हैं, तो बीटा बेंजोइल 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड इसे कहेंगे, जिसका आगे क्लेमेंशन रिडक्शन करते हैं तो CO ग्रुप का CH2 ग्रुप में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी आगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो गई, तो यहाँ से OH यहाँ से H कीटोन का फॉर्मेशन, जिसका आगे क्लेमेंशन रिडक्शन करता है तो टेट्रालिन यहाँ के साइक्लिक रिंग में कन्वर्जन होता है, जिसकी आगे सेलेनियम और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हिट करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगी। डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होने के कारण वहां पे एक रिंग एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम नेप्थेलिन कहते हैं। अब लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेंजीन की, अगर थैलिक एनाइड्राइड जो आपका एसिलेटिक रिएजेंट, ये आपका सबस्ट्रेट है, लुईस एसिड जो आपका लुईस एसिड कैटलिस्ट आपका AlCl3 है, CH2 आपका सॉल्वेंट है, यहाँ से स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके यहाँ से जुड़ जाएगा, जुड़ के वहां पे आपको ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन देखिए, वहां पे कॉन्सेंट्रेट H2SO के साथ अगर प्रोसेस तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो गया, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से यहाँ पे कीटोन यानी कि डाइकीटोन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी आगे जेरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हिट करते हैं तो वहां पे एंथ्रेसिन का फॉर्मेशन होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि क्रम्स एसाइलेशन की केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन की। अगर मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।